स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला प्रश्न आज की श्रृंखला का, आज की जो श्रृंखला हम रखने जा रहे हैं वो आपके प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत जो आपका सीडीपी है, उस पहला अध्याय जो है, पहला खंड है, पहले खंड को मैंने कवर करने की कोशिश करी है। उससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर बना के रखे हैं जो आपके प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं, तो इसे बहुत ही ध्यान से इनका उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था। यहाँ पर चार ऑप्शन आप देख पा रहे हो, किस वर्ष से किया गया। 14 जुलाई 1964 में, 14 जुलाई 1966, ऑप्शन ए। 1966 में, या 14 जुलाई। सर ए। अब से ठीक है। और ए, ऑप्शन ऑप्शन ए 14 जुलाई 1964। ठीक है। आप अपने साथ क्या करते चलिएगा, लास्ट में कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, तो उसको भी मेंशन करते हुए चलिएगा, क्योंकि लास्ट में आपका मैं स्कोर पूछूंगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं। ठीक है। चलिए ममता, देर कर दिए। चलिए अब दूसरा प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर आप चार ऑप्शन देख पा रहे हो सभी को। सर ऑप्शन बी। ठीक है। आपको लग रहा होगा श्रृंखला भी शुरुआत में आपको सिंपल सा लग रहा होगा, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप तीसरा प्रश्न देख पा रहे हो कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग के सचिव कौन थे। यहाँ पर आप लोग आपको सभी को आंसर दिखाई दे रहा है। जितने भी बच्चे ऑनलाइन देखेंगे तो अभी मैं आप लोगों के कमेंट का आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि अभी मेरा पूरा ध्यान जो है पढ़ाई पे है। तो आपके जो मैसेज हैं, जो उनका जो ऑनलाइन जो आप लोग कमेंट करें, मैं उसको बाद में देखूंगा। चलिए, इसका राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग के सचिव कौन थे। यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं, बताइए कौन है। जेपी नायक सर। और कोई और बताएगा। सही कह रही हैं, जेपी नायक कह रहे हैं, क्या सही हैं ममता जी। जी सर। सलमा, ये सही है। जी सर। चलिए ठीक है, आंसर है राइट आंसर। अब हम यहाँ पर चौथे नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किसने शिक्षा में कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने की सिफारिश की थी। किसने, कौन सा आयोग था जिसने ये कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने की सिफारिश की थी। सर बी कोठारी आयोग। कंफर्म। और कोई बताएगा। और लोग भी, और लोग भी जुड़े। जी सर, कोठारी आयोग। ठीक है। मुंह में दही जमा के मत बैठिए, जिसे दही जमा के बैठना है तो वो चले जाइए, अगर बोल नहीं सकते हैं तो। चलिए, पांचवें नंबर का प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पांचवें नंबर का प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी। चार ऑप्शन दे रहे हैं मैं। ऑप्शन ए 29 जून 1960। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कह रहे हैं, क्योंकि मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं। तो ये इन्होंने कहा कि 29 जून 1966 को कहा। और लोग बताइए क्या सही है। किस तरफ जा रहे हैं जी सर, ऑप्शन ए। और लोग। चलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 29 जून 1966 को इसका किया गया था, ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, छठे नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग की रिपोर्ट प्रतिवेदन में कितने भाग और कितने अध्याय इसमें विभाजित किया गया। जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, अगर हम बात करते हैं, कोठारी आयोग की बात करते हैं, जो रिपोर्ट इसमें संकलित की थी, उसमें कितने कितने भाग थे, कितने भागों में इसको विभाजित किया था, कितने भाग उसको किए गए थे, बता सकते हैं। सर 5 भाग 19 अध्याय। हाँ बोलिए, 5 भाग कह रहे हैं आप, और 19 अध्याय। चलिए ठीक। और बताइए, शिक्षा आयोग कोठारी आयोग के जो रिपोर्ट प्रतिवेदन में कितने भाग का, ये कितने भागों में, कितने अध्यायों में कहा। इन्होंने कहा कि 5 और 19 का इन्होंने कहा। और लोग बताइए। चलिए, यहाँ पर इन्होंने कहा, सर नेटवर्क चलिए प्रॉब्लम कोई है। नहीं, इन्होंने कहा कि 5 और 19 अध्यायों में से विभाजित किया गया है। तो बता सकती हैं कि रोशनी की जो ये प्रश्न आपका छठा प्रश्न देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग की रिपोर्ट
कितने भागों में इसको, कितने अध्याय इसको विभाजित किया गया था? ABCD? सर नहीं मालूम। यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर, थोड़ा सा नवीन जी आप भी देख लीजिएगा। आपने कहा कि 5 और 19 का, तो उसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ये जो है 3 भाग थे और 19 अध्याय में इसे विभाजित किया गया था, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि 7वें नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन ऑब्लिक रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? जो हमने ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का जो प्रतिवेदन रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी, उसका शीर्षक क्या था? शिक्षा एवं राष्ट्र प्रगति, या राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, या शिक्षा और देश का भविष्य, और उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए क्या है। सर राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन। और कोई बताइए। सर शिक्षा एवं राष्ट्रीय हैं? प्रगति। शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। थोड़ा सा आवाज खुल। सर शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। आपने आंसर दिया, और लोग सर ऑप्शन है सर शिक्षा एवं शिक्षा और थोड़ा राष्ट्रीय सा खुल के बोलिए। बिल्कुल सही कहा कि शिक्षा एवं राष्ट्र प्रगति है। थोड़ा सा नवीन जी, थोड़ा सा इसको संशोधित कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 8वें नंबर का प्रश्न है कि देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह कथन किसने? ये कथन बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कहा गया था कि हमारे जो देश का भविष्य है वो हमारे कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। ये जो शब्द थे, ये कौन से आयोग के माध्यम से कहा गया था? राधा कृष्णन आयोग के कहा था, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, मुदालिर या आयोग। मुदालिर था, या कोठारी और सर ये शिक्षा आयोग? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग? सर ये मुदालिर आयोग। हैं? सर मुदालिर। आयोग। सर मुदालिर आयोग। मुदालिर आयोग। सर मुदालिर आयोग। अच्छा, ज़्यादा लोग मुदालिर की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत ही गलत आंसर है। तो जो राइट आंसर है वो कोठारी आयोग और शिक्षा आयोग की हम बात करते हैं, तो ये है। थोड़ा समझने की प्रयत्न करो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 9वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किस आयोग ने शिक्षा के प्रति राष्ट्रीय नीति घोषित करने का सुझाव दिया? ऐसा कौन सी वो आयोग है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का घोषित करने की सुझाव दिए थे? मुदालिर आयोग था, कोठारी आयोग था, राधा कृष्णन था, इनमें से कोई नहीं? सर कोठारी आयोग। कोठारी आयोग सर। सर कोठारी चलिए, सही आयोग। है, कोठारी आयोग ने ही ये सिफारिश की थी। कोठारी आयोग ने कहा कि भैया हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित करनी चाहिए, क्योंकि हमें इस संबंध में जो पूरा खाका तैयार किया गया था, तो कोठारी आयोग की ही सिफारिशों में ये किया गया था। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। 10वें नंबर का प्रश्न है, तो कोठारी आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने भारत में शैक्षिक मॉड्यूल बनाने के लिए जोर दिया, किस पे जोर दिया गया? ABCD? यहाँ पर देख पा रहे हो कि आंतरिक परिवर्तन में, गुणात्मक परिवर्तन में, शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार पर, या उपरोक्त सभी? सर उपरोक्त सभी नहीं। सर सभी उपरोक्त सभी सभी। सर। डी ऑप्शन सर, डी चलिए ठीक है, ऑप्शन। डी ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए 11वें नंबर का प्रश्न है, कोठारी आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रतिवेदन सौंपा, किसको सौंपी थी? राजीव गांधी को सौंपी थी, राधा कृष्णन को सौंपी, MS छंगला को था, या उपरोक्त में से कोई नहीं? MC छागला। छमगला, छांगला जी सर तीन। सर सी ऑप्शन लग रहा है। लग रहा है, तो इसमें क्या करोगे आप? रिस्क करोगे या गिव अप करोगे? अभी ये सोच के चलिए कि आप अब मैं सी के साथ जाऊंगा। सी के साथ जाओगे, तो याद रखिएगा, ये सोचिए कि अभी आप कक्ष में बैठे हो, परीक्षा हॉल में बैठे हो, तो आपके ऊपर ये दबाव होना चाहिए कि परीक्षा का दबाव होना चाहिए। मैं लास्ट में आप सभी से क्वेश्चन करूंगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितना गलत हुए। आप मुझे ये दिखाने, अपना थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिएगा। यदि आप स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे तो ये अपने आप को छलोगे, अपने भविष्य को छलोगे, इतना ध्यान रखें। तो आपने अगर पढ़ा होगा, जो ये कोठारी आयोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग की रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी, राजीव गांधी को प्रस्तुत की थी, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 12वें नंबर का प्रश्न है, जब कोठारी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी हैं? सर श्रीमती इंदिरा गांधी। क्या कहा? श्रीमती इंदिरा गांधी। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी थी उस समय, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 13वें नंबर का प्रश्न है, कोठारी आयोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रतिवेदन में कितने सुझाव प्रस्तुत किए थे, बता सकते हैं? 23, 24, 25, 20?
ऑप्शन सर ए बी ही करना है। ऑप्शन ए 23। 24। आप अपना आंसर दीजिए। सर 24। ओके, सर 24 के 24। तरफ ज़्यादा है, 23 एक है, और 25 और 20 के बीच में कोई कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जो भी ऑनलाइन आंसर दे रहे हैं, मैं आपके आंसरों का भी नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं अभी आपके कमेंट पढ़ने लग जाऊंगा तो फिर ये श्रृंखला आगे नहीं कर पाऊंगा। चलिए, ये जो 24 की तरफ जितने भी बच्चे गए हैं बिल्कुल भी गलत हैं। जो भी व्यक्ति 23 के तरफ गया वो बिल्कुल सही है। तो 23 क्या थे, सुझाव दिए थे। मुझे ये बता सकते हैं कि कोठारी आयोग ने, जिस समय इस आयोग को शुरुआती दौर पर जब इसके सुझाव या तमाम कितने लोगों को इन्होंने प्रस्ताव आमंत्रित किए थे, कितने लोगों को ये प्रस्ताव सुझाव भेजे थे, कितने लोगों का सुझाव मांगा था? जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया जा रहा था, कोठारी आयोग की जो शिक्षा नीति या आयोग को गठन करा था, लोगों से उसमें बहुत ढेर सारे क्या थे, प्रत्यावेदन मांगे थे, सुझाव मांगे थे। कितने सुझाव आए थे पता है? 5000 लोगों के हाँ पास। बिल्कुल सही, 5,000। जी सर 5000 बिल्कुल लोग सही, थे 5,000 सर, के आसपास। जिसमें से हाँ बोलिए बोलिए। सर जिसमें से 2300 लोगों ने शायद उसे फिलअप किया था, मतलब जो फॉर्म भरा हुआ था ना। बिल्कुल ठीक है। जी चलिए सर। आगे बढ़ते हैं, श्रृंखला को आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर देखिए, कोठारी आयोग ने जब गठित किया गया था, उस समय डॉक्टर कोठारी किस पद पर नियुक्त थे? सर यूजीसी के अध्यक्ष थे। ये कह रहे हैं यूजीसी के अध्यक्ष, डीयू के कुलपति थे या जेएनयू के कुलपति थे? इनमें से कोई नहीं। यूजीसी के अध्यक्ष। यूजीसी के अध्यक्ष। यूजीसी के अध्यक्ष। जी सर बी। यूजीसी का फुल फॉर्म? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष थे, या फिर ये डीयू के जो दिल्ली के कुलपति थे, या फिर बता सकते हैं जेएनयू के थे? थोड़ा सा जोर डालिए। इन्होंने तो कह दिया कि यूजीसी के अध्यक्ष थे। बताइए और लोग। इसका मतलब और लोगों को ये प्रश्न नहीं आता है। चलिए, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। उस समय ये यूजीसी के अध्यक्ष के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा के विकास की सिफारिश की थी? राधाकृष्णन, मुदालिया, कोठारी या उपरोक्त सभी? सर कोठारी ने। कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने सर। कोठारी आयोग। कोठारी आयोग कह रहे हैं। क्या राधाकृष्णन आयोग ने नहीं करी? क्या मुदालिया आयोग ने नहीं करी? क्या कोठारी आयोग ही नहीं की क्या? उन्होंने केवल एक के बारे में बात करी, लेकिन जो कोठारी आयोग था ना, उसने सारी के बारे में बात करी, सारी शिक्षा के बारे कि में। आपने आंसर दे दिया। उपरोक्त सभी कह रहे हो ना आप? डी। कोठारी आयोग। रोशनी किसकी तरफ जा रही हो? सर कोठारी आयोग। डी की तरफ कितने लोग हैं? सर मैं हूँ। ओनली वन? मैं भी हूँ। और अंजलि? चलिए, डी है। डी। जो डी की तरफ जा रहे हैं वो गलत है, जो सी की तरफ जा रहे हैं जो राइट आंसर है। कोठारी आयोग बिल्कुल सही है। इसी ने ही इस पे विकास की बातें करी थी, सारी चीज़ें अभी ममता जो कह रही थी बिल्कुल सही उसका आंसर दे रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 16 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा में 5+3+3+4 का फॉर्मूला संबंधित है। एनईपी 1968, एनईपी 86, एनईपी 2020 या कोठारी आयोग? सर सी, एनईपी 2020। ये तो नॉर्मली प्रश्न है। 86 वाली। ठीक है, सर सी। ठीक है, जी सर। बिल्कुल ठीक है। सॉरी सॉरी सी। ओके ओके, एनईपी 2020 बिल्कुल सही कहा। ठीक है, अब मुझे अगला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें कहता है कि निम्न में से किसने शिक्षा में 10+2+3 का फॉर्मूला लाने का सुझाव दिया था? एनईपी 2020 जो था नया आया था, तो राधाकृष्णन ने कहा या कोठारी ने, मुदालिया ने? सर कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने। सी। कोठारी आयोग। बिल्कुल सही, सी कोठारी आयोग नहीं की थी। ठीक है,
18 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग ने कितने सदस्य थे इसमें? 16, 18, 17, 17 19? 17 इसमें कितने नहीं मालूम इसमें सर कितने क्या विदेशी थे, कितने बताइए? सर इसमें 6 सर विदेशी। 7। ऑप्शन सी तो एज ए राइट आंसर है। ठीक है, जो आपने 17 कहा बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताइए इसमें कितने? सर 4 विदेशी हाँ थे। जी, सर 4 विदेशी। 6 विदेशी और एक क्या था, 11 आपके भारतीय थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 19 नंबर का प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग कौन सा था? राधाकृष्णन, मुदलियार, कोठारी, ज्ञान आयोग? सर सी। सर ए कोठारी राधा आयोग। कृष्ण आयोग, ऑप्शन ए। ये आप जो कह रहे हैं कि राधाकृष्णन आयोग, तो ये बता सकते हैं कि ये आयोग का गठन कब किया गया था? सर 1948। 1948 आपने कहा, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, तो ये गलत है। तो ये कोठारी आयोग नहीं, जब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संपूर्ण क्या था शिक्षा पर बनने का ये प्रथम ये आयोग ये था बेसिक लेकर के, तो वो राधा कृष्णन आयोग क्या था, उच्च शिक्षा की ही बात कर रहे थे। ये संपूर्ण शिक्षा की बात करें हम, प्राथमिक से लेके माध्यमिक से। ओके सर, ओके, ओके ठीक सर, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 20वें नंबर का प्रश्न, निम्न में से किसने पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रचार हेतु अभिनव पाठ्यक्रम कार्यक्रम लागू करने की सिफारिश की थी? मुदालियार, कोठारी, राधाकृष्णन, यशपाल समिति? कोठारी आयोग सर। और लोग बताइए। कोठारी आयोग। इतने धीमे स्वर से क्यों बोल रहे हो? खाना खाओ यार, 2 रोटी दबा के खाओ, आंसर भी दबा के दीजिए। कोठारी आयोग सर। कोठारी आयोग सर। बिल्कुल सही है, कोठारी आयोग। ठीक है, अभी देखिए 21वें नंबर का प्रश्न है, शिक्षा में सशक्त और आंतरिक मूल्यांकन को प्रारंभ करने का सुझाव किसने दिया था? मुदालियार आयोग ने दिया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, यशपाल समिति ने दिया, कोठारी आयोग ने दिया था? किसने किया था? चलिए सोचिए समझिए तब आंसर दीजिए, जल्दीबाजी मत करो। चल यशपाल समिति। टिक मारो यार। सर कोठारी आयोग ही होगा इसका भी। होगा या है, इस पर से करिए। सर मेरा तो ए है, मुदालियार आयोग। मुदालियार, सर कोठारी आयोग के साथ जाऊंगा। कोठारी आयोग के साथ जाएंगे। और सर ऑप्शन है मुदालियार ठीक आयोग। है, और रोशनी आवाज आ रही है? यहाँ पर सिर्फ 2-3 बच्चे ही काबिल हैं या और लोग? क्या हो गया आप लोगों को? ऐसी स्थिति में तो आप लोगों को बुरा मत मानिएगा, तो जिस चीज़ के सपने सजो के रखे हैं ना, वो कांच की भांति की तरह टूटने में भी समय नहीं लगा। जब कांच टूटता है ना, उसके अनगिनत टुकड़े हो जाते हैं, उसी तरीके से सपने भी टूटेंगे तो अनगिनत टुकड़े हो जाएंगे। चलिए इसका आंसर देते हैं। बिल्कुल डी की तरफ ये गए थे, बिल्कुल सही गए थे। जो मुदालियार आयोग की तरफ गए थे गलत है, थोड़ा समझने का, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा लंबा समय दे दिया था। शिक्षा में सशक्त है और आंतरिक मूल्यांकन की बात करें तो आंतरिक मूल्यांकन भी इसी की ही उपज थी। ये सुझाव जो दिया था इसने ही दिए थे। ठीक है, चलिए आगे। बड़ा ही भारी भरकम प्रश्न आप देख पा रहे होंगे क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा है। यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा सुझाव कोठारी आयोग के संबंध में सही है? कोठारी आयोग ने यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ABCD करके दिए हैं, तो कौन सा सही है? स्नातक स्तर पर शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से कर दी जाए, स्नातकोत्तर शिक्षा पर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से कर दी जाए, शिक्षकों को क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों का ज्ञान होना चाहिए, उपरोक्त सभी सही हैं।
उपरोक्त सभी। सर हाँ ये डी सभी ऑप्शन सर, उपरोक्त सभी। ये सभी सही। चलिए, अगर आप ऐसा कह रही हैं तो मैं आपके इस डी सुझाव से सर। सहमत हूँ। बिल्कुल डी एकदम सही कहा आप लोगों ने। अब देखिए, 23 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है कि निम्न में से किसने सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षकों को त्रिमुखी लाभ योजना लागू करने की सिफारिश की थी? मुदालियार, कोठारी या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, एनसीईआरटी? कोठारी सर आयोग। डी। बताइए। डी होगा सर, इसका भी कोठारी आएगा। कोठारी आयोग। जी। और लोग बताइए, दो बच्चों ने तो आंसर दे दिया। कोठारी आयोग सर। सर कोठारी आयोग। कोठारी आयोग। कोठारी। बताइए। आप कहोगे यहाँ जी मैं सर। इधर उधर सर कोठारी हैं? आयोग। आयोग सर। जल्दी आंसर दीजिए। चलिए, कोठारी कह दिया आप लोगों ने। और चलिए, लॉक करता हूँ मैं, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, कोठारी आयोग एज ए राइट आंसर है। अब मुझे एक क्वेश्चन और बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, आप भी इसको समझने का प्रयत्न करिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वह कौन सा आयोग है जिसमें त्रिमुखी लाभ योजना को संदर्भित किया गया है या उसमें लागू करा दिया गया है? तो आपको समझना होगा क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन ये भी बनेगा, त्रिमुखी लाभ योजना किससे संबंधित है? वहाँ पर पूछा जाएगा गैर सरकारी, सरकारी या गैर सरकारी और गैर सरकारी शिक्षकों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो उस समय आपको ये आपका मस्तिष्क से ना उस चीज़ को सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए कि सरकारी और गैर सरकारी शिक्षकों के लिए ही थी ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 24वें नंबर का प्रश्न है, कोठारी आयोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के संबंध में सही कथन कौन सा है? प्रांतीय किसी भी विधि की स्थापना की जाए, 14 वर्ष तक की अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान की, प्राइमरी शिक्षा प्रदान की जाए, उपरोक्त सभी। सर सभी जी हैं सर उसको। सभी। सभी। सर डी ऑप्शन सभी सर। होंगे जब सर। तुम्हें प्रश्न आ रहा है ऑप्शन तुम्हें डी। प्रश्न आ रहा है तब तो तुम चिड़िया की तरह चैं 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 कर रहे हो, जब नहीं आ रहा है तो खामोश हो जा रही हो, तो ये भी ठीक है ना। चलिए, एज ए राइट आंसर है। चलिए, 25वें नंबर का प्रश्न है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है व्यक्ति के पूरे जीवन में होता है, किशोरी अवस्था के दौरान होता है, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान होता है, प्रौढ़ावस्था के दौरान होता है? सर ऑप्शन बी, किशोरावस्था के दौरान। सर ऑप्शन बी सर किशोरावस्था बी के दौरान। ऑप्शन सर, किशोरावस्था के चलिए, आपने दौरान। मुझे कहा कि बी। डी। बी नहीं बी सर ओके, बी। बिल्कुल सही। बी। दोनों बी। बिल्कुल किशोरावस्था। सही है। अब मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर क्या है, सबसे अधिक गहन और सामाजिक जटिल सामाजिकरण होता है, तो ये होता क्या है? थोड़ा सा मुझे इसको एक्सप्लेनेशन करोगे कोई? बताइए नवीन जी। चलिए, इस पर जी। थोड़ा टिप्पणी करिए। इस अवस्था में जी जी जब जब सर बालक इस अवस्था में पहुंच जाता है तो वो जो है अपने आप को मतलब ऐसी इस स्थिति में समझने लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसके ऊपर मतलब ये तूफान की अवस्था भी बोलते हैं इसको। तो और एक्चुअल में वो उतना परिपक्व होता नहीं है, तो जिस कारण से वो बड़ी दुविधा में हो जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। मतलब वो अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगता है, और यही मतलब उसको समाजीकरण के लिए भी बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं, क्योंकि वो एक तो युवावस्था की ओर भी अग्रसर हो रहा होता है, बालक पर छोड़ के युवावस्था की ओर जा रहा होता है। तो उसमें उसके शारीरिक रूप से भी उसके शरीर पर बदलाव होते हैं, हार्मोनिक चेंज होते हैं, इस कारण से उसको समझने में बड़ी परेशानी होती है। तो मेरे ख्याल से यही सर इसका उत्तर बिल्कुल होगा सर। सही है, सही आंसर दिया है, अच्छी बात है, आप आगे आ रहे हो। चलिए, 26वें नंबर का प्रश्न है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रतिक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ये किसने कहा था कि भैया जो विकास है कभी समाप्त होने वाली प्रतिक्रिया नहीं है? ठीक है, ये विचार संबंधित है एकीकरण सिद्धांत, सभी अधिकृत सिद्धांत, अंतराल संबंध सिद्धांत है, या निरंतरता? निरंतरता। निरंतरता डी। होगा। निरंतरता क्या होती है? सर जो चीज कभी रुकती नहीं है, मतलब प्रोग्रेस होती रहती है जिसकी। सिंपल सी बात है कि जो कभी खत्म ना हो और निरंतर क्या है, गतिशील अवस्था में रहे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे ये थोड़ा सा जिसका माइक डिस्टर्ब हो रहा है, ज़्यादा खड़बड़ खड़बड़ मत करो।
ठीक है, इसमें एक पहाड़ी शब्द बोल दिया मैंने, खड़बड़ खड़बड़ मत करो। क्योंकि चलिए अगला प्रश्न रख रहा हूँ यहाँ पर। प्रश्न पीडीएफ, जिसमें पीडीएफ बना रहा था उसमें प्रश्न कट कट गया था, तो मैं प्रश्न रख रहा हूँ, इसका उत्तर दीजिएगा। बाल विकास आरंभ होता है, कहाँ से होता है बाल विकास आरंभ होता है? उत्तर बाल्यावस्था से होता है, प्रसव पूर्व अवस्था से होता है, या शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से होता है? चलिए, बाल विकास आरंभ होता है। 27 नंबर का प्रश्न है। सर ऑप्शन बी, प्रसव पूर्व और अवस्था। बताइए आप लोग। बाल विकास आरंभ होता है कह रहा हूं मैं। उत्तर बाल्यावस्था के सर दौरान। सी। हाँ सी, शैशवावस्था कह रही हैं आप। जी सर। चलिए और। सी शैशवावस्था सर। चलिए, मैंने कहा था ना, जिस समय तुम्हें आंसर आता है चिचिहाने लग जाते हो, जिस समय नहीं आता है तो उस समय खामोश हो जाती हो। ये तूफान से आने वाला पहले का शोर है, या कहें शांति, सन्नाटा जिसे कहते हैं। जब तूफान आता है तो सब कुछ ले डूबता है। नवीन जी सत्य कह रहा हूँ? जी जी जरूर सर। चलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं नवीन जी। बी ऑप्शन की तरफ जो जा रहे हैं, प्रसव पूर्वावस्था होती है, ये बाल विकास प्रारंभ यहीं से होता है। ठीक है, अब आते हैं 28वें नंबर का प्रश्न। कौन सा सूत्र सही है? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 4 सूत्र आपके सामने रखे हैं, ए बी सी डी। अब मुझे बता दीजिए। यहाँ पर ये सी है। चलिए बताइए। सर ऑप्शन ए, परिपक्वता प्लस अधिगम विकास। चलिए, आपने बता दिया, और लोग भी बताइए। बी सर। हैं? आपने कहा बी, बी परिपक्वता, अधिगम परिपक्वता। और विकास। और जी सर ए। सर ए, सर ए। ऑप्शन ए। ओके, तुम्हें क्या लगता है? हाँ ऑप्शन हो सर, ये बी भी तो हो। हाँ बोले, बोलो। बी में भी तो यही लिखा है सर। चलिए, ए बी तो सेम ही लग रहे हैं सर। ये भी सेम ही है सर। चलिए देखिए, यहाँ पर आप कह रहे हो परिपक्वता, और परिपक्वता यहाँ पर क्या है, प्लस, और वहाँ हमने क्या करा है, मल्टीप्लाई में किया है। थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखिएगा, प्लस है मल्टीप्लाई में हो। जी जी सर, इसका बी होगा, अगर मल्टीप्लाई है तो शायद सर बी होगा मेरे ख्याल से। चलिए, बिल्कुल सही है। बी की तरफ जो गए हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 29 के नंबर का प्रश्न है। दो बालकों की समान मानसिक योग्यता नहीं होती, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक था जिसने ये कहा था कि दो बालकों की जो समान मानसिक योग्यता नहीं हो सकती है? कौन सा मनोवैज्ञानिक था? स्किनर थे, या हरलॉक थे, या जीन जीन पियाजे पियाजे। थे, या को सर जीन पियाजे। क्रो, ये थे? जीन पियाजे। सर जीन पियाजे। नवीन जी, नहीं मालूम सर इसको। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी एज ए हरलॉक। ठीक है, चलिए 30वें नंबर का प्रश्न है। सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है? किसने कहा? हॉल का है, या रिस्कन का है, या क्रो एंड क्रो का है, या इनमें से कोई नहीं? हॉल का सर। क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो की बात कर रहे हैं, उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर है सी। अब यहाँ पर देखिए 31वें नंबर का प्रश्न। तो आनुवंशिकता से तात्पर्य निम्न में से कितने प्रकार का होता है? ये लिखिए, किसमें होता है, सॉरी। तो बता सकते हैं शुक्राणु, अंडाणु, या गुणसूत्र तथा जीन्स, या डीएनए तथा आरएनए, या इनमें से कोई नहीं? बी, डीएनए आरएनए।
डीएनए और आरएनए कहा, और लोग भी बताइए। डीएनए आरएनए। चलिए, और कंफ्यूजन हो रहा है सर, ये जी सर, ऑप्शन बी। सर सी होगा इसका आंसर सर, जीन्स में तो होता है, एक तो मुझे पता है। जीन्स है, गुणसूत्र जीन्स। सर सी। देखिए, जितने भी बच्चे ऑनलाइन कमेंट कर रहे हैं, तो मैं आंसर नहीं, आप लोगों के जो मैसेज हैं वो नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो इसलिए इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ आप प्रश्नों के उत्तर पर ध्यान दीजिएगा। तो बिल्कुल सही है, गुणसूत्र तथा जींसों की बात ही हम करेंगे। डीएनए और आरएनए कुछ और चीज़ होती है, उसकी तरफ अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जो श्रृंखला है वो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए उसकी तरफ ना बढ़ते हुए आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। गुणसूत्र और ये क्या कहा था, गुणसूत्र और जीन्स, ये ठीक होता है। ठीक है सोनू जी, आप भी जुड़े हैं तो आप भी आंसर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं 32वें नंबर का प्रश्न है। एक शिक्षक विद्यार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है, क्या है? पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, वस्तुओं का चयन और शारीरिक विकास। 1 मिनट, मैं जिससे पूछूंगा वही उसका आंसर देगा। 1 मिनट। देखिए, पहले प्रश्न अभी कोई मत दीजिएगा। एक शिक्षक विद्यार्थी के शारीरिक मानसिक विकास विकास सर। का ज्ञान प्राप्त न करके जिसकी योजना नहीं बना सकता है वह है। शारीरिक विकास। शारीरिक विकास। और कोई बताएगा? चलिए, और लोग बताइए। जी सर, डी, ऑप्शन डी बिल्कुल शारीरिक सत्य विकास। कहा, शारीरिक विकास हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, की तरफ जाता है, बता सकते हैं किसकी तरफ बच्चों का ध्यान सर्वाधिक इसमें जाता है? सर बी, ऑप्शन बी, गुलीय। बी, गुदी। जी सी सर। ऑप्शन। कोई सी बोला, कोई भी। और ये सरस, तुम बताओ। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा यहाँ पर। जो जो बच्चे अपना आंसर दे देंगे तुरंत उसके बाद माइक बंद कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें सरसराहट की आवाज़ काफ़ी आती है। जो भी ऑनलाइन जो बच्चे इसको देखते हैं तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो ऑनलाइन बच्चों का भी हमें ध्यान रखना है। चलिए, बताइए, और लोग भी बताओ। रेनू, नहीं, रोशनी, पता नहीं है, हाँ या ना? फ्राइड के अनुसार अगर हम कहें, निम्न में से वो कौन सी विकास अवस्था होती है जिसमें बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? मुखी, गुदी, लैंगिक या प्रसूति? नहीं आ रहा है? पहले तो सर्वप्रथम नहीं मेरी सर। आवाज सी। आप तक पहुंच रही है या नहीं? सर आपकी आवाज तो आ रही। तो बता फिर ना बेटा, कौन सा है? सर सी ऑप्शन। लैंगिक की तरफ जाता है, तो बिल्कुल सही है। और लोग आंसर नहीं दे पाए, थोड़ा सा लग रहा होगा कि शर्मा रहा है एक तरफ। ये देखिए, जब बच्चा विकास की अवस्था में जाता है ना, तो उसके जनांगों की तरफ, लैंगिक, ये इस तरफ को उसका ध्यान सर्वाधिक जाता है। ठीक है, वो इस चीज़ को सोचता है, यार क्या जे है, इसकी तरफ सर्वाधिक रूप में उसके ध्यान जाता है। अब यहाँ पर 34वें नंबर का प्रश्न देखिए, उन्हें कौन सी आयु समूह के लिए रिस्कन ने विकास के 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की थी? जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, या जन्म से किशोरावस्था तक? बताइए कौन सा है, ए बी सी डी? बता सकते हैं हाँ या ना? सलमा? सर जन्म से किशोरावस्था से। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कहा आपने? ऑप्शन ए सर, जन्म से मृत्यु तक। ये कह रहे हैं जन्म से मृत्यु तक की तरफ बात कर रहे हैं। सलमा कह रही है जन्म से बाल्यावस्था तक। बताओ बेटा किस तरफ? सरस?
सर किशोरावस्था तक। अच्छा सर मैंने अच्छा, सी जन्म बोला से है सर। किशोरावस्था तक बोला आपने? जी सर तो सी ममता बोला। आप क्या कह रही हो? सर एक मिनट सर। ऐसा करना बेटा, सर जन्म से किशोरावस्था में भी बेटा फिर। ऐसा करो ना, सुनो सुनो, तुम जी ऐसा सर। करो, जो आंसर नहीं दे पा रहा ऐसा करो, ये प्रश्नों को देखो, सुबह तक याद आ जाएगा तो उत्तर दे देना। क्या करना है इतनी जल्दी उत्तर देके? कल सुबह भी का भी तो दिन है यार, कल सुबह क्या करोगे? तब तक ये क्लास चलती रहेगी, तुम उत्तर उस समय दे देना ना। क्यों ये टाइम इतना बर्बाद कर रही हो, तो नहीं उत्तर दो सर। ना। सर सी। तो बेस सर सी बता एक चीज़ दिया बताओ, मैंने। जितने भी यहाँ पर मुझे ऑनलाइन देख रहे होंगे, आप लोगों को भी मेरी बात एकदम तीर की भांति चुभ रही होगी। बेशक चुभ रही है, नहीं चुभ रही है, 100% चुभ रही होंगी। क्योंकि मानव का स्वभाव ही ऐसा है कि अगर हम कोई कटु शब्द सुनते हैं तो वो बेसिकली हमारे हृदय को क्या करते हैं, तार तार कर देते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चों के हृदय मन को तार तार कर दिया जाए। सर ये कटु वचन तो हमारी भलाई के लिए मैं है। समझ थोड़ा रही हूँ भी ना। चलिए जो भी है, एनीवे बिल्कुल सही है ऑप्शन ए, जो नवीन जी ने कहा कि जन्म से मृत्यु तक की ये अवस्थाएं होती हैं, 8 अवस्थाएं, जन्म से मृत्यु तक की अवस्थाएं, बिल्कुल सही है। तुम जन्म से किशोरावस्था तक ही भ्रमण कर रहे हो, मगर जो नवीन जी हैं वो जन्म से मृत्यु तक के सफ़र के बारे में पढ़ा है उन्होंने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 35वें नंबर का, निम्न में से कौन से बच्चे वे सामाजिक विकास है, सामाजिक विकास की सामाजिक विकास में से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? कहता है कि निम्न में से कौन से बच्चे सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? आनुवंशिकता, माता पिता की शिक्षा, या शिक्षक, या खेल? सर बच्चों के लिए तो खेल। खेल और माता पिता सर इसमें। मैं इन दोनों में कंफ्यूज हो गई सर। क्या जो करूँ, एक बीजे मारूं या डीजे मारूं? सर सामाजिक की बात कर रहे हैं तो सर खेल। वैसे तो सर शिक्षा माता पिता, सर मैं खेल के साथ ही जाऊंगी। जाओ फिर ना, किसने रोका? जी सर डी। सर सी शिक्षक। सर ऑप्शन बी। ये शिक्षक। देखिए ये ममता सही कह रही हो। देख बेटा, खेल की तरफ जाओ, क्योंकि ये क्या होता है, सामाजिक और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये। ठीक है, माता पिता की शिक्षा वो अलग चीज़ है, गुरु की भी शिक्षा उसी के अंतर्गत आ जाती है, आने से अलग है, खेल इससे के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, जो ये ऑप्शन होता है उनको चयन करने में थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। दुर्घटना घटी, सावधानी हटी तो दुर्घटना जी घटी। सर। तो याद रखिएगा इस फॉर्मूले को। अब 36वें नंबर का प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये कह रहा है कि बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलन वाला है? शिक्षक होता है, परिवार होता है, सहकर्मी होता है, या मित्र होता है? एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये परिवार। कहता है कि सबसे, नहीं, ये कहता है कि संपर्क का परिवार। सबसे प्रारंभिक स्रोत और सबसे अधिक चलन चलन वाला। सर प्रारंभिक स्रोत तो परिवार होता है तो बच्चे मुझे का। इसका ऑप्शन बता बेटा, ये प्रारंभिक कुछ मेरे को इतना वो मत बताओ। जी सर परिवार उसका प्रारंभिक स्रोत होता है सर और बी। लोग बताइए। सरस, तुम्हारा नाम क्या है? वो सरस ही है या क्या तुमने? सर मोहित मेरा नाम बताओ मोहित अपना। है सर। समझ। शिक्षक है, परिवार है, सहकर्मी है, या मित्र है? सर परिवार ही होगा होगा सर। क्या होता है यार, मेरी समझ परिवार। में बात नहीं आ। परिवार है सर। सर ऑप्शन बी ठीक परिवार। है, ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर है। परिवार होता है, फैमिली होती है। फैमिली में ही क्या होता है, सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, उनसे ही संपर्क होता है, रिश्तेदार, ये फलाना फलाना, क्या होता है, बच्चा सबसे प्रारंभिक तौर पे वहीं पर ही संपर्क करता है लोगों से। ठीक है, अब आते हैं 37वें नंबर का प्रश्न है, कितने वर्ष के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा हुई थी? 34, 52, 40, 35?
ऑप्शन ए 34। जी सर ए। चलिए 34 वर्ष से सर। ठीक है, 34 वर्ष। ऑप्शन ए 34 साल बाद ही, 34 साल सर बाद ऑप्शन ही ए। ये। अगर कौन सी शिक्षा नीति की बात हुई थी बता सकते हैं? 34 साल तो कह रहे हो आप, बस बताइए। 1986 से। ठीक है, शिक्षा नीति 1986। अब यहाँ पर देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में मसौदा तैयार करने वाले वो कौन थे, बता सकते हैं? ये कह रहे हैं सर डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन। कस्तूरी रंगन सी। सी सर। अच्छा, ये मुझे इसका आंसर ये मोहित देगा और कोई मत बताइएगा। चलिए, आपने कहा कि इनके अध्यक्ष कौन है, ये कृष्णा स्वामी, ये कस्तूरी रंगन कहा था, ये कौन थे? मोहित बता सकते हैं? और कोई नहीं बताएगा? जो ऑनलाइन देख रहे हैं आप कमेंट कर सकते हैं। नो सर। देखिए, ये समझ में आना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको समझना होगा, क्योंकि आप पहली दफ़े आप क्या दे रहे हैं, प्रवक्ता समग्र का पेपर दे रहे हैं, तो चीज़ों को पढ़िए, डिटेल में पढ़िए। आप ज़्यादा टाइम नहीं है, इसके अनुसार फिर मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो याद रखिएगा, ये कौन थे आप बता सकते हैं और लोग? ये क्या है, इसरो के कुछ थे? जी जी जी, इसरो के ये अध्यक्ष तो ये अध्यक्ष। इसरो के अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, या फिर वो समिति के या निर्देशक के पद पे थे, ये क्या थे? सर कंफर्म नहीं है, लेकिन वो थे, इसरो इसरो में में थे। थे, ये तो पता है, ये भी पता होना चाहिए, ये अध्यक्ष थे। ठीक है, जी सर। चलिए। ओके सर। 39 जी नंबर सर। का प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के तहत जारी किया गया था? ये बिल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप फंस गए हो। अब NCEB या NHBEB या CATE या RCET? ये तो हाँ, पढ़ा ही नहीं नई सर कभी। शिक्षा नीति पढ़ोगे तभी तो आएगा। बताइए। नहीं, शिक्षा नीति तो पढ़ी सर, ये अटपटा आ क्वेश्चन गया थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का है। जी सर। मेरे भाई, कि आपके अनुसार तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, ये तो तय है, तो प्रश्न ऐसे ही आएंगे। तो बेसिकली इसका ऑप्शन नोट डाउन कर लीजिए, ये प्रश्न को। जो ऑनलाइन जिन बच्चों ने दिया है तो ठीक है, जिन नहीं दे पाए तो वो भी नोट करिए। तो इसका ऑप्शन है आपका बी है, NHEB। अगर हम बेसिकली इसका फुल फॉर्म देखें, नेशनल हेल्थ एजुकेशन बिल ये था, तो इसके अंतर्गत ये आ गया था, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि 40 नंबर का प्रश्न है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? ये जो नई शिक्षा नीति जो लाई गई थी 34 साल बाद, तो इसको कैबिनेट ने कब मंजूरी मिली थी? 29 जुलाई 2020, 29 जुलाई 2019, 19 जुलाई 2020 या 29 जुलाई 2020? सर 29 जुलाई 29 जुलाई 2020। 2020 कह रही हैं, और लोग भी बता सकते हैं। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। तो यस सर, तो यहाँ 29 यहाँ पर जुलाई आप देख पा रहे हो, 29 2020। जुलाई 2020, 29 जुलाई 2020 दो बार आ गया। जी सर, दो तो बार है। किसी ने इस पर गौर नहीं किया। तो बेसिकली कोई यहाँ पर मान लीजिए कभी क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, तो आप ए को भी मार देना, किसी ने डी को मारा तो भी वहाँ पर क्लेम कर देना, हाँ कि मैंने तो सही कहा, ये तो तुमने गलत करा है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी क्या होता है, कभी प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो 29 जुलाई 2020 को ही कैबिनेट बैठी थी। अब आ जाइए 41 नंबर का प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया था? यानी कि 1986 या 1968 या 1992 में या 1993 के? सर ए। 1996। सर ए। ए ए कह रही हैं, तो जी सर। बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
अब 42वें नंबर का प्रश्न देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत? सर अंग्रेजी। क्यों? उर्दू ने क्या बिगाड़ा था? उर्दू को ही समाप्त कर देता है। संस्कृत ने क्या बिगाड़ा था? उसको ही खत्म कर देता है। तो ये अंग्रेजी तो सर ये इन लोगों की मातृभाषा हो सकती है ना, पर अंग्रेजी तो सर ये मातृभाषा हो सकती है ना सारी, उर्दू भी हो सकती है, संस्कृत तो पहले से चली आ रही है, हिंदी होती है सर, चलिए, अंग्रेजी आपने नहीं है तो ना मान लिया, इसलिए। ठीक है, आपने कह दिया। और लोग भी तो बताओ, आपका तर्क है ये, आपने उसमें ऑप्शन सी चुना है। और बताओ। सलमा? सर ऑप्शन सी हो। सर मुझे पता नहीं लेकिन फिर भी ऑप्शन ऑप्शन बी कह बी रही हूँ सर उर्दू मैं। की तरफ जा रही है। और लोग? जी। ऑप्शन ऑप्शन सी। सी। और मोहित? ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी उर्दू। ऑप्शन सी। देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सही कहा है कि ऑप्शन सी क्या है आपकी? अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी भाषा को क्या करके ख़त्म कर दिया गया है। जैसे इन्होंने कहा हिंदी भाषा हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, ये बिल्कुल इन्होंने सही बात करी, तो अंग्रेजी को समाप्त कर दिया गया, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं 43 नंबर का प्रश्न। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा पर क्या है? शिक्षा पर घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया है? पाँच, ये जो है 5.18, 6 या 6.18? चलिए बताइए। सी होगा सर, सी। 6% सर। 6%? जी सर। पक्का? बिल्कुल 6% कंफर्म है ये? कंफर्म है। बिल्कुल सही है सर, सर वो कंफर्म। कंफर्म है, आपने कहा है तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए, अब कौन महानुभाव आ रहे हैं यहाँ ऐड होने? अच्छा, उनका तो नेट ही नहीं चलता कभी कभी। चलिए, ज्वाइन हो चुके हैं। चलिए, जी हमारा सर। नेट प्रॉब्लम हो रहा है। अब 44 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 8 तक है, 6, 7, 8। कक्षा 8 बी। बी सर। अच्छा, सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। और बताओ। सोनू? जी सर 8। 8। सोनू जी? बी बी। सोनू जी बताइए। बी ऑप्शन सर। क्या कहा आपने? ऑप्शन बी क्या और बता रहे हैं? सी। सोनू जी आप बताइए। ऑप्शन बी। बी? बी। गलत है फिर। ऑप्शन सी का कक्षा डी 6। ऑप्शन सर, डी। कक्षा 6 से वोकेशनल कक्षाएं शुरू की जाएंगी जब कक्षा प्रारंभिक शिक्षा पास कर। डी। आप बी जो कह रहे थे, डी वाले जितने भी हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि आपकी आवाज़ मुझे क्या हो रही फट फट के आ रही, तो इस वजह से बी है या डी है उसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो मुझे कृपया करके ये अवगत कराएं कि कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 ऐसे तरीके से बोलिएगा तो बेहतर होगा। तो यहाँ पर जो कक्षा 6 से ये वोकेशनल कोर्स यहाँ पर से शुरू किए जाएंगे, क्योंकि कक्षा 1 से 5 तक के अगर उनके माध्यम में जो प्रारंभिक में अलग चीज़ें हैं, और यहाँ पर वोकेशनल कोर्स कक्षा 6 से यहाँ पर प्रारंभ किए जाएंगे। सोनू जी और क्या बोलते हैं नवीन जी, समझ में आ गया? अब यहाँ पर आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न। 45 नंबर का प्रश्न में आप देख पा रहे हो कि देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? नेशनल रिसर्च साइंस फाउंडेशन, या नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, या फिर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं? सर नेशनल रिसर्च नेशनल हाँ जी, सी सर, सी। सी। सर सर सी। बी और सी नेशनल दोनों रिसर्च एक ही हैं। फाउंडेशन। बी और सी हाँ, दोनों एक ही बिल्कुल हैं सही सर। पकड़ा आपने। मैं यही तो, मैं वो प्रश्न मैंने गलत लिखे हैं कि कितने बच्चे इनको पकड़ते हैं। तो ये
मेरा एक तरीका है कि बच्चों को भ्रमित करने का। ठीक है, ये ऑप्शन सी और बी एज ए जी राइट आंसर है, एक ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 46वें नंबर का प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा के किस कोर्स को खत्म कर दिया गया है? बीएससी, एमएससी या एमए, एमफिल? एम एम फिल फिल एमफिल एमफिल ये तो कोई भी सर बता जो है देगा, डी। खैर ये भी सर तो कोई डी। भी बता देगा, बच्चा भी बताएगा, कोई दूध पीने वाला जी बच्चा सर। होगा, एमफिल या एमएससी या बीएससी ये पूछो तो एमफिल कहेगा वो। ठीक है, चलिए जी सर। 47 का है। देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? 1988 में, 1998 में, या 1987 में, या 80, सॉरी फिर से पढ़ता हूँ, 1988, 1998, 1978, 1987? सर ऑप्शन सी 1988। ऑप्शन ए। 1988 तो ऑप्शन है एक 1988। 1988? 1988। बिल्कुल सही कह रहे हो, ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए अब अगला प्रश्न है 48 का। नई शिक्षा नीति 2020 में किस प्रारूप पर आधारित कौन सा फॉर्मेट है, इसमें बता सकते हैं? बी सर पाँच सी तीन सी तीन चार। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ठीक है, बिल्कुल सही है। सी, ठीक है, ऑप्शन सी। 2+3+ का वो जो फॉर्मूला था कहाँ से आया था, वो कौन से आयोग से लिया गया था? 10+2+3। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से एक मैं बार कह रहा बोल हूँ दीजिए। 10+2+3+ का जो कॉन्सेप्ट था वो कहाँ से लिया गया था? सर कोठारी आयोग से। चलिए, कोठारी आयोग से। 49 से क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा, सही है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी? 1993, 1994, 1995, 1996? सर ऑप्शन सी 1995। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 95। 95 का बिल्कुल सही कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 2005, 2006, 2008, 2002, नहीं सॉरी 2000 में। सर ऑप्शन सी ऑप्शन 2005। सी। कब है? ऑप्शन सी ऑप्शन सी 2005। 2005। ठीक है, 2005। नवीन जी थोड़ा सा आप इनको बोलने दीजिएगा, क्योंकि ये आपके ही पीछे भाग जा रहे हैं। बच्चे को लग रहा है कि नवीन जी बहुत पढ़ाकू हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इन बच्चों को भी बोलने दो, फिर उसके बाद आप बताइएगा। ठीक है, चलिए, एनसीएफ जी जरूर। 2005 का प्रमुख सूत्र क्या था? खेल के बिना सीखना, या फिर बिना भार के अधिगम, या फिर सभ्यता की शिक्षा, या फिर इनमें से कोई नहीं? सर बिना भार के अधिगम। चलिए और बताइए फिर और लोग। चलिए ना, जी सर ऑप्शन बी। नवीन जी आप भी ऑप्शन बताओ, सी। बताते रहिए आप भी। ऑप्शन ऑप्शन सी। ठीक है, बिल्कुल अधिगम। सही कह रहे हो। अब यहाँ पर एक प्रश्न है 52 नंबर का। ये एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2020 का आरंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है, बता सकते हैं? यहाँ पर चार ऑप्शन, सर सभ्यता और प्रगति। और नवीन जी बताते जाइए। चलिए छोड़िए, इनके चक्कर में कहाँ लगे, अपना ध्यान दो। अपना सभ्यता और प्रगति कह रहे हैं। चलिए, 2 जनों का आंसर आ गया। प्रगति। सभ्यता और प्रगति। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन और सी। चलिए, बिल्कुल सही है। अब मुझे बता सकते हैं कि सभ्यता और प्रकृति की आपने बात करी, तो ये जो रविंद्रनाथ टैगोर का ये आपने निबंध पढ़ा है, इस पे किस चीज की बात की गई है? ये जिसका माइक बंद है, वो खुला है, उसे बंद कर दीजिए। नवीन जी आप बताओ, बता सकते हैं सभ्यता और प्रकृति क्या है? सर ज्यादा नहीं है जानकारी से। देखिए, जब कोई आंसर दे देता है उसके बाद तुरंत माइक बंद कर लीजिए। पहाड़ी में एक शब्द होता है खड़बड़ 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 करता है ये आवाज़ मेरे को। ठीक है, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब देखिए
अगला प्रश्न है, देखिए सभ्यता और विकास की अगर बात करूँ ना, तो एक छोटी सी कहानी की तरफ से ये समझिएगा। क्या होता है, एक गांव में रविंद्रनाथ टैगोर जी की ये जो सभ्यता और प्रकृति का है, तो उसमें कहते हैं कि एक गांव में पहले दो दोस्त हुआ करते थे, वो एक साथ खेलते थे, सब कुछ एक साथ वो करते थे, स्कूल भी जाते थे। तो एक बार दुकान में क्या होता है, एक दुकान में एक कुछ कार होती है, वो कार को लेके आते हैं, तो उससे खेलते हैं। तो वो दोस्त भी क्या होता है, जो दो दोस्त थे वो क्या, तो पहले तो साथ खेलते थे। जब उसके बाद अच्छी चीज़ें आई या कहे साइकिल आई, तो उसने उस दोस्त के साथ खेलना बंद कर दिया, क्योंकि उसके पास खेलने के लिए साधन आ गया था। तो इस तरीके से उसको समझाया गया है। तो जब सभ्यता के साथ जब प्रकृति जुड़ती है, तो क्या होता है, नई नई चीज़ों का उदय होता है। तो क्या होता है, जो हमारी चीज़ें पीछे जो छूट जाती हैं, हम जो हमारी चीज़ें पुरानी होती हैं, हम उनका त्याग कर देते हैं और नई चीज़ों की तरफ हम क्या होता है, अग्रसर हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये मार्मिक कहानी है, पढ़ लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा मैंने उसका हिंट दे दिया आपको। चलिए, 53 नंबर का करिकुलम किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, लैटिन? मुझे सर क्या डी। पता, डी बता दिया आपने, ठीक लैटिन। है। सर जी बता रही हूँ, डी। चलिए और लोग बताइए, ये लैटिन कह रही हैं। डी सर, डी। 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 चलिए, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन है जी राइट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया था? 1975 में, 1988 में, 2000 में, 2005 में? सर बी, बी, बी ऑप्शन। 1988 में। चलिए, 1988। नवीन जी बताइए। जितने भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा, मैं आपके कमेंट को अभी नहीं देखूंगा, फिर लास्ट में ही आप लोगों के सारे प्रति उत्तरों का आंसर दूंगा। तो अभी आप लोग बता सकते हैं, और लोग बताइए। मोहित, बताओ ना यार। जी सर। चलिए, सर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। सारे बच्चे बताने में असमर्थ रहे। तो शिक्षण और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को जब बनाया गया था, 2005 में बनाया गया था, ठीक है। तो याद देखिएगा। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आप ये चीज़ को देख लीजिए ना, हम जब कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करते हैं, तो ये 2005 में ही आया गया था। तो इसको थोड़ा समझिएगा। इसका मतलब क्या होता है, नेशनल, ये नेशनल एनसीएफ की अगर बात करें, ये इसी को संबंधित है। तो एनसीएफ राष्ट्र 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई थी? ये शिक्षा भवन दिल्ली में की थी, या माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में की थी, एनसीईआरटी दिल्ली में की गई थी, इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन सी, एनसीईआरटी दिल्ली। और लोग बताइए जल्दी से। नवीन जी आपको बता सकते हैं, पहले भी आंसर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए बताइए। तो जैसा एनसीईआरटी दिल्ली लग लग रहा रहा है। है, तो टिक करोगे? और लोग जी बताओ। जरूर। सर मैंने ऑप्शन सी। तुम्हारी आवाज़ सुन ली है। ऑप्शन सी। ममता, ऑप्शन सी सर सर। ऑप्शन सी। जहाँ पर प्रश्नों में थोड़ा सा भी वो डाउट होता है, तो आवाज़ धीमी हो जाती है तुम्हारी। दो ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर है, थोड़ा उस पर ध्यान रखो कि दिल्ली में ये हुआ था, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एनसीएफ 2005 में बल दिया गया था, किस चीज़ में बल दिया गया था? भविष्य के लिए शिक्षा, या परीक्षा के लिए शिक्षा, रोजगार के लिए शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा? सर भविष्य के लिए शिक्षा। ऑप्शन सर। भविष्य के लिए शिक्षा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, रोजगार के लिए शिक्षा। रोजगार के लिए रोजगार शिक्षा। के लिए शिक्षा, ठीक है। और ऑप्शन ए भविष्य की भविष्य के क्या? लिए शिक्षा कह रहे हैं ये। देखिए मित्रगणों, देखिए जितनी भी शिक्षा व्यवस्था है,
आप अगर हम कहें एनसीएफ की नहीं बात करते, हम सर्व शिक्षा जो भी माध्यमिक सारे जितने भी शिक्षा आयोग बने हैं जो भी हैं वो सारे आपके भविष्य की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, परीक्षा की बात करते हैं। जो एनसीएफ है, जो करिकुलम फ्रेमवर्क जब है, वो सर्वाधिक बल देता है शांति के लिए, शिक्षा पर बल देता है, याद रखिएगा। ठीक है। ओहो। अब 57 जी नंबर का सर। प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है क्या है? सीखना और याद करना है, या ज्ञान का विकास करना है, या पढ़ना और लिखना होता है, मानसिक विकास, या शिल्प कला का केंद्र, व्यावसायिक ज्ञान? टेल मी नाउ आंसर। ऑप्शन नंबर डी। डी। ऑप्शन नंबर डी। डी डी है। है। ऑप्शन डी। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 58 नंबर का प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों होता है? लक्ष्य की प्राप्ति होते, उद्देश्य के निर्धारण करने होते हैं, स्वयं के विकास हेतु होता है, या शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु? ऑप्शन सी। जी सर, ऑप्शन स्वयं विकास। स्वयं भी विकास, बढ़िया है, बहुत अच्छा। और बताइए। ठीक है, ऑप्शन सी सर। ऑप्शन डी। तो सर्वाधिक जो मत प्राप्त हुए हैं वो सी कैंडिडेट को प्राप्त हुए हैं, और डी के पास एक मत गया है, वो भी खुद का मत गया है, तो वो विजयी घोषित होता है। तो शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, तो आप विधायक विधायक तो कुछ बने नहीं, तो इसी पे ये प्रश्न आपका सही हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 59 नंबर का प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 का भाषा फॉर्मूला है, द्विभाषाई, त्रिभाषाई, या फिर मित्र क्रिया, बहुभाषी? बहुभाषी सर। ऑप्शन बी। बहुभाषी। डी ऑप्शन। डी। ऑप्शन बी मितभाषी। सर डी। डी। से डी। सी सर। बहुभाषी। डी और बी, और क्या कहा भी? एक लड़के ने सी कहा है, कहा किसी ने सी? तो आप, यस सर। ऑप्शन तो सी। आपने सी किस आधार पे कहा? वो तो राष्ट्रीय जो कोठारी आयोग था वहाँ पर कहीं त्रिभाषाई भाषा आया था, तो हम तो यहाँ पे एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की भाषा का फॉर्मूला बात कर रहे हैं। तो डी की तरफ जितने भी बच्चे गए हैं तो उन्हें बहुत ही मेहनत की जरूरत है, तो ऑप्शन सी है जो राइट आंसर है, त्रिभाषाई सूत्र है। तो आज मैं अमिताभ बच्चन की भूमिका यहाँ पे निभा रहा हूँ, और आप मेरे वो कंस्टेंटेंट्स हैं जो यहाँ पर आप बैठे हैं। चलिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियाँ क्यों महत्वपूर्ण हुआ है? अभी कहता है कि बच्चों की गलतियाँ क्यों महत्वपूर्ण है? ज्ञान को जीवन से जोड़ती हैं, बोझ को कम करती हैं, यह एक साधन को पहचानने में सहायता करती है। उपरोक्त सभी? डी। ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी। नबी, ओके, ऑप्शन डी सर। चलिए ऑप्शन डी। जी सर, ऑप्शन डी। ये प्रश्न गलत होता है, और सही उत्तर जो होता है यह एक समाधान को पहचानने में सहायता करती है। ऑप्शन सी अजय राइट आंसर। तो कैसा लगा मेरा मजाक? सर तो अच्छा लगा। ऑप्शन सी अजय राइट आंसर। थोड़ा सा मैं आपको जो बोरिंग हो रहा है थोड़ा सा एंटरटेनमेंट बनाना चाह रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा क्या होता है, शिक्षा खेल खेल में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें और रुचिकर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? चलिए जो भी है। चलिए 61 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ होता है विद्यालय के बैग का वजन कम करना होता है, पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना होता है, विद्यालय के बालकों की संख्या को कम करना होता है, या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी। सर ए। ए है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी। ऑप्शन ए। ये पहला, मैं सभी की चीज़ों को ऑप्शन बता रहा हूँ। बी। पहला कहा था किसी बच्ची ने कहा था कि उपरोक्त सभी। अच्छा, एनसीएफ 2005 ये कहता है कि विद्यालयों में बालकों की संख्या कम कर देनी चाहिए। पहले दिमाग यहाँ पर लगाओ।
ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब बहुत से बच्चों का प्रश्न था कि सारा दिन जो ओके गया था एक ही तरफ गया था, विद्यालय के बैग का वजन कम, बैग क्या कितना भारी बैग है यहाँ पर? कौन सा बैग? बैग तो बैग होता है ना, बैग के अंदर किताबों के बारे या में नहीं कहा गया, पर आप तुम बैग को कम करना कह रहे हो, तो ये भी गलत होता है। तो पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना होता है। पाठ्यक्रम का बोझ क्या होता है? किताबों से ही तो होगा, होगा नहीं होगा? तो बैग जी में सर। क्या, कितना वजन होगा बैग का? 200 ग्राम, आधा किलो? जी तो सर, इतना ये तो थोड़ा गलत हो सा गया। कॉमन सेंस लगाइए बेटा। तो बिल्कुल जी सही है, सर। ऑप्शन बी है जो राइट आंसर है। चलिए, एनसीएफ 2005 बल देती, किस पे बल देती है? रटने पर देती है, सीख कर करके सीखने पर बल देती है, पढ़कर सीखने पर बल देती है, लिख कर सीखने पर बल देती है, किस पे बल देती है? सर करके सीखने पर बल। करके सीखने पर। ऑप्शन सी। ये बिल्कुल सही कहा आपने अभी तो। अब आते हैं 63 नंबर का प्रश्न। एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन सा मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ए विद्यार्थियों के पारिवारिक मुद्दे हैं, या विद्यार्थियों एवं शिक्षक संबंध में, या विद्यालय में अनुशासन संबंधी में, सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। सर बी। और ऑप्शन डी। विद्यार्थी। मैंने आपसे सर पूर्व में बी। कहा जो बच्चा आंसर दे देगा वो अपना तुरंत माइक बंद कर दे। चलिए बताइए। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी की। नवीन जी किसकी तरफ जा रहे हो? ये तो डी कह रहे हैं। सर मैंने अभी समझा ही नहीं क्वेश्चन को। कब ऑप्शन बी। समझोगे? जब पेपर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सर नवीन जी को बी। समझा रहे हैं हम। एनसीएफ 2005 में समाजीय अध्ययन में कौन सा मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? तो ये फलाने 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 ये दिए हुए हैं, तो इन्होंने सभी ने कहा कि डी की तरफ गए हैं। जी अब भी नहीं समझे? सर, सी ऑप्शन ऑप्शन सी, सी। विद्यालय में अनुशासन संबंधित। एक मिनट है सर, एक मिनट में। सर डी आएगा, डी। तो ये नानतीन पगली थोड़ा रही है जो सब डी तरफ जा रही है, सब बढ़िया कॉलोनी है। बहुत अच्छी बात है कि सभी बच्चे। हो सर, मीर क्या पौरमा हुआ? क्या कहा? मीर पौरमा ऑप्शन है बाकी। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर। सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक और स्वास्थ्य संबंधी क्या होता है, जब ये मुद्दे आते हैं ना, विद्यालय में हर एक चीज़ पर विचार विमर्श किया जाता है, हर एक चीज़ों पर क्या किया जाता है, फोकस रखा जाता है उसमें। जो लैंगिक और लड़का लड़की और साथ ही उनके स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे भी आते हैं, उसमें बहुत इन चीज़ों पर महत्वपूर्ण चीज़ें रखी गई हैं। अब देखिए, प्रश्न आते हैं 64 नंबर का प्रश्न। एनसीएफ के अनुसार कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए, एक गाइड के रूप में होनी चाहिए, अनुशासन व्यक्ति के रूप में होनी चाहिए, प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में होना चाहिए? जल्दी बताइए। ऑप्शन बी। सर गाइड के रूप में। अच्छा, जल्दी बताओ यार। जबकि आज संडे था, मुझे आराम करने की जरूरत थी, मैं फिर भी ऑप्शन क्लास ए, ले रहा हूँ। उत्प्रेरक के रूप में। ऑप्शन ए। ये ऑप्शन ए की तरफ सी। सर ऑप्शन सी। ठीक है, गाइड के रूप में कहा, अनुशासन व्यक्ति के रूप में कहा, उत्प्रेरक के रूप में कहा, तो इनमें से क्या है? तो इनमें से जो भी सही होगा तो वो ए सही होगा बेटा। ऑप्शन उत्प्रेरक के रूप में क्या होगा? गाइड के रूप में कौन कह रहा है? गाइड के रूप में कोई वो रास्ते दिखाने वाला है क्या? गाइड के रूप में कह रहे हो? अनुशासित व्यक्ति के रूप में, अनुशासित तो टीचर होता ही है। अनुशासित क्या होगा? जब आपके अंदर अनुशासन है तभी तो विद्यालय में गए हो। तो बेसिकली जो कक्षा की जब हम भूमिका की बात करें तो बच्चों को उत्प्रेरित, मतलब किसी चीज़ के लिए जिज्ञासित करना है, उनको आगे बढ़ने के लिए क्या है, प्रेरणा देनी है, या कहीं उनके अंदर जो सोया हुआ जो कीड़ा है उसको जगाना है। ठीक है जी सर।
जी सर कहने से नहीं होगा, आना चाहिए प्रश्न। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक व बाल विकास की जी सर। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3, 4, 5, 6? ऑप्शन तीन। 4। ऑप्शन सी ऑप्शन ए। 5। 3 भी आया, 4 भी आया, 5 भी आया, और 6 को भी चुन लो फिर। कोई इसने क्या बिगाड़ा है? चुन लो, कोई चुन। ऑप्शन 4 है सर, इसका 4। 4 मैंने सुन लिया। कोई कोई चुनेगा 6 को भी? कोई नहीं चुनेगा उसको, उसने सबका बिगाड़ के रखा है। तो बिल्कुल सही है, चार चार ही वो सही व्यक्ति है जो ये अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं, और तो ये सारे खाली हैं। ठीक है, 4 ही एकदम सारे। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखिए छठे नंबर का प्रश्न है कि पियाजे की प्रथम अवस्था किस नाम से जानी जाती है? अब बताइए। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है, औपचारिक। सर ए बी सी डी। डी कहा सर आपने, डी। और बी सर या डी। डी? ऑप्शन सर डी। डी डी। हाँ, तो ये पढ़ने रात्मक में क्या हो रहा अवस्था। है? सर हाँ, सर मैंने पहले वही ऑप्शन बोला था। हाँ जी बोलो। सर ऑप्शन ए पूर्व ठीक है, संक्रियात्मक अवस्था। और सलमा? गीता? सॉरी सर, ऑप्शन ऑप्शन डी। बी। ऑप्शन डी डी। ऑप्शन सी सर। नहीं, और ऑप्शन डी। सलमा? और कौन जुड़ा है? मैं यहाँ पे देखे तो सही इन महानुभावों को थोड़ा। तो अंजलि के बस का नहीं था, इसलिए वो गिव अप कर चुकी है। तो यहाँ पर रेनू, आवाज आ रही बेटा? सर बी ऑप्शन सर। ये किसने बोला? रेनू ने बोला? हाँ, जब तुम्हारा नाम लेंगे तभी तुम बोलना, ठीक है बेटा? खाली उससे पहले चुप पर हो, उनको होंठों को छीन लो, नहीं बोलना है। कसम खा लो, मुझे नहीं बोलना है सर। बुरा लग रहा होगा, बुरा लगोगे तो कोई बात नहीं, लेफ्ट हो जाओ। यहाँ पर जो जुड़े हो तो बोलो, गलत ही सही मगर बोलिए। इससे क्या होगा, आपकी हैबिट बनी रहेगी। कहीं पर जहाँ पर अभी क्वेश्चन गलत करोगे ना, यही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो कहोगे यार वहाँ पर तो गलत था, वहाँ पर टोका गया था मेरे को। तो ये चीज़ें क्या होती है, जो पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान से क्या होता है, ये कनेक्ट करता है। तो इसलिए बुरा मत मानिएगा। अब बुरा भी मानोगे तो क्या करूँ मैं, कोई बात नहीं। चलिए, ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी। जिसने भी कहा ऑप्शन डी की तरफ, जितने भी बच्चे गए हैं, बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग। देखिए, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 24 माह या 2 से 7 वर्ष या 7 से 11 वर्ष या 11 वर्ष के बाद। सर 11 वर्ष के बाद। यह औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं सर हम। जी जी, जी सर 11 वर्ष के बाद। और बताओ। ऑप्शन डी। और मोहित? ऑप्शन डी ऑप्शन सर। डी एज ए राइट आंसर है। ठीक है, 11 वर्ष के बाद होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, 68 नंबर का प्रश्न है। बालक के विकास में जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ऑप्शन डी सर। संज्ञानात्मक विकास। संज्ञात्मक विकास। ऑप्शन डी। बिल्कुल ठीक है, संज्ञानात्मक विकास। अब आगे बढ़ रहे हैं। तो संज्ञानात्मक विकास का पिता किसे कहा जाता है? जीन पियाजे। ऑप्शन सी। ऊपर आ गया था तो इसलिए आपने पकड़ लिया, Yes. बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो 17 नंबर के बालकों का सर्वाधिक उच्च काल कौन सा होता है जब वो विस्फोट और तनाव में होते हैं? किशोरावस्था। किशोरावस्था। ऑप्शन डी। किशोरावस्था?
जी सर। किशोरावस्था अच्छा, किशोरावस्था में क्या किशोरावस्था होता है ऐसा जो खतरनाक एज होती है? लड़ाई झगड़ा भी इसी एज में होता है ना? सब कुछ इसी एज में होता है, तो बिल्कुल सही कह रहे हो। गुजर चुके हो आप लोग, इसका अनुभव आपको है, तो इसने अपने सही कहा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71वें नंबर का प्रश्न है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था है कब से कब तक है? सर 7 से सर 11। ऑप्शन है बी, कितना? 2 से 7 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। 7 सुन से लिया मैंने, 11। और को भी कहने दो। बोलो। 7 से 11, 7 से 11 ठीक है। सर ऑप्शन ठीक है, सी। सुन लिया मैंने। और नवीन जी तुम क्या कह रहे थे? अभी कुछ कह रहे थे। सर ऑप्शन बी बी 2 से 7 वर्ष। हाँ, ये पकड़ा ना इन्होंने सही। तो ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर है। तो 7 से 11 जितने भी कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं। तो अब आते हैं अगला प्रश्न। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सघन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन डी पियाजे। ऑप्शन डी। चल झूठी, उसने कहा तो तुम भी आ गए वहां पर। नहीं सर। देखिए क्या होता है, जब हमें कोई प्रश्न आता है ना, तुरंत मुंह से उसका आंसर निकलता है। तो बिल्कुल सही कहा। तो मैं तो उससे मजाक कर रहा था। बिल्कुल सही है। डी एज ए राइट आंसर, प्याजी। ठीक है। तो ये 73 है। प्याजी के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? औपचारिक सक्रियात्मक है, या संवेदित प्रेरक अवस्था है, या पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था है, या मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था है? बता सकते हैं? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। सर ऑप्शन ए, औपचारिक ऑप्शन बी संज्ञानात्मक अवस्था। और जी सर ऑप्शन बी। ऑप्शन सी। तो इसका जो ए ए ऑप्शन। ऑप्शन है जो राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है। अब 74 का, वह बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कब करता है? यहाँ पर वही अवस्थाएं यहाँ नीचे भी हैं, तो उन अवस्थाओं को बताइए। जिन्हें भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, आप भी आंसर दीजिएगा। ऑप्शन अगर डी। जितने भी बच्चे इस ऑनलाइन कक्षा में जुड़ना चाहते हैं, तो वो गूगल मीट में हमसे जुड़ सकते हैं। तो हमारी जो क्लासें होती हैं प्रतिदिन 9 बजे ये प्रारंभ होती हैं। तो जुड़ सकते हैं। प्रवक्ता की हम यहाँ पर तैयारी करा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारे बच्चे भी यहाँ पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये आप स्वयं देख पा रहे होगे। क्योंकि आज टेस्ट है, इसलिए ये प्रदर्शन ऐसा देखने को मिल रहा होगा। चलिए 74 का ए, 74 का ए की तरफ गए हैं। मूर्त और संक्रियात्मक। सर ए। चलिए मैं यहाँ पर आप 75 नंबर तक के ही प्रश्नों को आज के श्रृंखला में रखूँगा। यहाँ से आगे की श्रृंखला में अगले दिन रखूँगा, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। क्योंकि आज संडे था, इस वजह से मैंने खाली क्लासें ले भी ली आपके टेस्ट के लिए। तो इन्होंने एक की तरफ गए हैं। जो भी बच्चा एक की तरफ गया है बिल्कुल सही है। ठीक है, एकदम सही उत्तर दे रहे हैं। ये इसी तरीके से उत्तर अगर आपके प्रवक्ता संवर्ग के परीक्षा में अगर इसी तरह के प्रश्नों को आप उत्तर कन्वर्ट कर सको तो बेहतर है। आपको कोई नहीं रोक सकता है। फिलहाल खंड, पहले वाले खंड की बात करें। अगर अभी हम और खंड है, खंड वाइज लाएंगे तब पता चलेगा कि आप कितने अच्छे हैं। चलिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए आंकड़े एकल
किए संज्ञानात्मक विकास पर साहित्य चर्चा करके या कई अभिभावकों के साथ चर्चा करके, अपने बच्चों को देखकर या प्रयोगशाला में बच्चों के साथ प्रयोग करके। सर अपने बच्चों को देखकर। अपने बच्चे देखे ना उन्हें? जी और सर। लोग बताओ। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कह रही हैं। ऑप्शन ए। जी सर ऑप्शन ए। तो ऑप्शन सी सर, अपने बच्चों को तो देख। बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन ए कह रहे हैं उन्होंने, मुझे लगता है कि जीन पियाजे नहीं पढ़ा है, तो इसलिए वो तुक्का मार रहे हैं। तो तुक्का ना मारें, तुक्का मारने में मुक्का लग जाता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर अभी हमने 18 नंबर के ये पेज पे जा चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी 24 पन्ने हैं। तो बेसिकली अगर देखोगे तो हमारी जो श्रृंखला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली 110 नंबर तक की ये क्या है, श्रृंखला है। तो मैं आज यहाँ पे इसको गिव अप करता हूँ। तो कल यहाँ से आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।
सही बोले सर आप। हाँ, हमने एक चीज़ को मैंने अनुभव किया है, बेसिकली हम अपने अनुभव और यहाँ पे जितने भी बच्चे लगातार यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो आपने एक चीज़ अनुभव किया होगा। नवीन जी ने क्योंकि नवीन जी पुराने हमारे साथी हैं, लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, सोनू भी बीच बीच में आता है जाता है, तो ये आप लोगों ने ये अनुभव किया होगा कि जब भी ये क्लास चलती है, इस क्लास में जुड़ने के लिए तो बहुत से महानुभाव आमंत्रित हो जाते हैं, आ जाते हैं। जब हम यहाँ पर प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करते हैं, जब हम प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, जब तक हम प्रश्न नहीं पूछते, जब तक हम पढ़ाते हैं, तब तक तो वो बच्चे सुनते हैं या वो करते हैं। जैसे हम पढ़ाना शुरू करते हैं तो बच्चों का क्या स्थिति होती है, आप लोगों ने देखा है ना। जी क्यों सोनू जी? तो बच्चे मैदान छोड़ के भागना शुरू कर देते हैं। तो वो सोचते हैं यार, एक चीज याद रख लो, अगर मान लो 20 आदमियों ने अगर लेक्चरर का पेपर फिलअप किया है, अगर 20 लोगों ने आवेदन किया है, तो 20 में से सिर्फ 4 लोग ऐसे होंगे जो पढ़ रहे होंगे, और लोग वो लोग होते हैं जो सिर्फ इसमें क्या करते हैं, प्रतिभाग करते हैं। एक प्रतिभाग करते हैं और एक का उद्देश्य होता है मन निकलना। यदि आप प्रतिभागी हैं तो जम के इसी तरीके से प्रतिभाग हर परीक्षाओं में करते रहें, और जो मैदान में युद्ध जीत कर अपने शिखर तक पहुंचना चाहता है तो वो मेहनत करेगा। मुझे निश्चित रूप में आप लोगों से ये अपेक्षाएं हैं। चलिए, ज़्यादा बोल जाता हूं मैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूं मैं। चलिए, आप सभी को शुभ रात्रि। गुड नाइट सर। तो ये बस ये चलाते रहो बेटा, तू ये चलाते रहे। तो यहाँ पर मैंने इतने ज़्यादा हमारे पास नोट्स दे, तूने कभी पढ़ने की कोशिश करी? तू निकलेगी तो दुलू से तू सुनेगी। पछाड़ना। चलिए, ये फाल्गुन को नीचे भेजिए, इससे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेटा, इसको भेजो। खुशबू आ नीचे आ, चल आजा, मैं मारूंगा थप्पड़ नीचे। तू आ, बीट करने का मतलब तो बताओ तुम मेरे को। पछाड़ना। कौन कह रहा तुमसे? मैं कह रहा हूँ, मेरे शब्द हैं वो। पता है मुझे क्या पता। लेटिंग क्या था? ये तो लेटिंग लेटिंग